ऑक्सी एसिड से जो अपने पास एनाइन बनते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, ऑक्सी एनाइन। ये था अपने पास। तो ऑक्सी एनाइन अपन पास बेसिकली दो सफिक्स से उनको डिफाइन किया जाता है, 8 सफिक्स लगेगा या फिर 8 सफिक्स लगेगा। क्योंकि अगर अपन ने देखा था तो ऑक्सी एसिड्स के लिए भी अपने को 2 सफिक्स यूज किया था, एक अस और एक इक। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि अपने पास जो अगर इक एसिड है, ऑक्सी एसिड में भी अपने पास अगर इक एसिड है, इक एसिड मतलब उसका सफिक्स क्या है, इक है। तो इक एसिड में अपने पास जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है माइनस ऑल H प्लस। जैसे एग्जांपल के साथ अगर इसको समझे अपने पास कि अपने पास H2SO4 हो गया, नाम इसका क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड पीछे इक आ रहा है, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, इक एसिड। तो किसी भी इक एसिड में से अगर अपन सारे एसिडिक हाइड्रोजन को हटा दें तो सारे एसिडिक हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन अपने पास क्या है, एसिडिक है, तो दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दो। तो अपन यहाँ पे कर देंगे क्या, -2H प्लस। तो 2H प्लस जाएंगे तो -2 चार्ज आएगा, तो अपने पास आइन बनेगा क्या, SO4 2 माइनस। तो SO4 2 माइनस बना तो इसका नाम अपने पास क्या हो जाएगा कि जब भी अपने पास एक एसिड होता है, एक एसिड में से अगर अपन सारे हाइड्रोजन हटा दे तो जो एनाइन बनता है उसके पीछे अपन लगाते हैं क्या, 8 सफिक्स, मतलब 8 आइन अपने पास बनेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड से अपने पास बनेगा क्या, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन 8 आयन अपने पास बन जाएगा। तो इसी तरीके से अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट बना, फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट आयन बनेगा, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट बनेगा, कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट बनेगा। तो यही सब अपने को देखना है। तो मैं कुछ आयन्स लिख रहा हूँ, उनके तुमको नाम देखने हैं किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो अपने पास जैसे हो गया क्या, PO4 3 माइनस, इसका क्या नाम रहेगा, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस। सर फॉस्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन। PO3 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, और इसमें अगर अपन लिख दें तो चलो पहले इतना लिखते हैं, अगले अगले उसमें लिखेंगे फिर अगली स्लाइड में। तो देखो सोचने का तरीका तुम्हारे पास क्या रहेगा कि अपने को पहले तो देखना पड़ेगा ना कि जो अपने को एनाइन गिवन है कौन से एसिड से बना है, एक एसिड से बना है या अस एसिड से बना है। अभी अपन पढ़ एक एसिड रहे तो अपने पास एग्जांपल तभी वही आएंगे सारे जो एक एसिड के हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कौन सा एक एसिड है। तो देखने का तरीका अपने पास ये रहेगा, देखो ध्यान से सुनना कि अपने पास यहाँ पे चार्ज कितना है, -3। तो -3 चार्ज मतलब यहाँ से अपन ने क्या हटाए होंगे, 3H प्लस हटाए होंगे। थोड़ा उल्टा सोचो कि अगर मैं इसमें 3H प्लस एड कर दूं तो कौन सा एसिड अपने पास बना, H3PO4। H3PO4। और H3PO4 अपने पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। मतलब ये फॉस्फोरिक एसिड का एनाइन है। तो पहले तुमको पता करना पड़ेगा कि जो एनाइन गिवन है वो कौन से एसिड का एनाइन है। और ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसमें जितना माइनस चार्ज है उतने H प्लस एड करके देखो, और जो एसिड आएगा उसके हिसाब से फिर नाम लिख दो कि अपने पास H3PO4 था, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से अपने पास जो एनाइन बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉस्फेट आयन। एक की जगह क्या आ जाएगा, 8 फॉस्फेट आयन। इसी तरीके से अगर इसकी बात करोगे दूसरा NO3 माइनस, तो एक -1 चार्ज है, तो एक H प्लस अगर ऐड करोगे तो अपने पास एक तरीके से क्या बनेगा, HNO3। HNO3 अपने पास क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। तो एक एसिड दैट इज नाइट्रिक एसिड का एनाइन है। तो नाइट्रिक एसिड से अपने पास क्या बनेगा, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। तो जब भी एनाइन आए तो उसमें जितना माइनस चार्ज है, अगर तुमको एकदम से नहीं दिखता है तो जैसे SO4 2 माइनस हो गया, सल्फेट आयन, तुम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो, एकदम से याद भी हो जाता है क्योंकि बहुत बार इसको यूज करेंगे। लेकिन कोई ऐसा एनाइन आएगा जिसको तुम पहली बार देख रहे हो या तुमको याद नहीं है, तो उसमें क्या करो, जितना माइनस चार्ज है उतना H प्लस एड करो। H प्लस एड करके पता करो कि वो कौन सा ऑक्सी एसिड है। एक एसिड है तो 8 आयन बनेगा, अस एसिड है तो आइट बनेगा, ITE, जो अपन आगे पढ़ेंगे। फिर उसके हिसाब से अपन नाम लिख देंगे। तो जैसे अपने पास नेक्स्ट एनाइन है CO3 2 माइनस, तो इसमें -2 है, तो 2H प्लस अगर एड करोगे तो अपने पास क्या बना, CO3 H2CO2।
जो कि अपने पास क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड से क्या बनेगा, कार्बोनेट। तो ऐसे तुमको सोचना है, कार्बोनेट आयन। PO3 माइनस, तो PO3 माइनस अपने पास -1 चार्ज है। -1 चार्ज मतलब क्या होगा, एक H प्लस ऐड करो, एक H प्लस मतलब HPO3। अब ध्यान करो, HPO3 अपने पास क्या था, ये है अपने पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड एक एसिड है, तो एक हटा के अपने पास क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। तो अपने पास बन जाएगा क्या, मेटाफॉस्फेट आयन। मेटाफॉस्फेट आयन, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड से बना, इसलिए मेटाफॉस्फेट आयन। अब मैं बाकी को ऐसा H प्लस ऐड करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट याद करो कि मतलब ऐसे तुमको बार बार लिख के थोड़ी देखोगे कि HClO3 माइनस है, तो HClO3 माइनस मतलब इसमें एक H प्लस ऐड किया तो अपने पास क्या बन गया, सॉरी ClO3 माइनस है, तो ClO3 माइनस में -1 चार्ज मतलब एक H प्लस। मन में सोच लो कि अपने पास क्या बनेगा, अगर एक H प्लस ऐड करेंगे तो अपने पास बन जाएगा HClO3। HClO3 मतलब अपने पास क्या होता है, क्लोरिक एसिड। तो क्लोरिक एसिड है, एक एसिड है, तो वहां से अपने पास क्या बनेगा, 8 आयन बनेगा। तो क्लोरिक एसिड से अपने पास बनेगा क्या, क्लोरेट आयन। तो ये अपने पास आ गया क्या, क्लोरेट आयन। इसी तरीके से अपने पास यहाँ पर देखोगे ClO4 माइनस, तो -1 चार्ज है, तो एक H प्लस ऐड करो, तो अपने पास आ गया HClO4। HClO4 मतलब अपने पास पर क्लोरिक एसिड, तो पर क्लोरिक एसिड से अपने पास आएगा क्या, पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट आयन। तो जब एसिड वाले नाम तुमको याद हो जाएंगे तब एनाइन को भी रिलेट कर पाओगे। तो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो या तुमको वही बार बार प्रैक्टिस करोगे, उनको बार बार लिख के देखोगे। सबसे बढ़िया तरीका होता है याद करने की चीज को कि बार बार लिख के देखो। देखो हर चीज के अपने पास दो पहलू होते हैं, जैसा अपन बोलते हैं। तो ये तो अपने को पता है कि इनऑर्गेनिक में अपने को काफी सारी चीजें याद करनी है। अब याद करनी, अगर तुम ये सोच के बैठ जाओ कि हमसे तो याद ही नहीं होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन तो आने ही है, उसका तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हारे हाथ में है नहीं। बस तुम इतना ये दुआ कर सकते हो कि अगर 10 क्वेश्चन आए अपने पास 30 में से जेईई मेंस में, तो अपने पास अपना किस्मत अच्छा हुआ तो 8 आ गए, 2 क्वेश्चन फिजिकल के आ गए जो तुमको अच्छी लगती है। लेकिन क्वेश्चन तो आने ही है, वो पढ़ना भी है तुमको, अगर नंबर लेके आने हैं तो तुमको बहाने नहीं ढूंढने हैं। अब इनऑर्गेनिक में तुम ऐसे पॉजिटिव हो सकते हो कि अगर मेरे को याद होगी तो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनमें से 9 तो करके आ जाऊंगा। ऐसा तुम फिजिक्स मैथ में नहीं बोल सकते कि फिजिक्स में तुमने याद कर ली, सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, या फिजिकल केमिस्ट्री में भी सिर्फ तुमने थ्योरी पढ़ ली, कंसेप्ट वगैरह याद कर लिए। जब तक तुम्हारे पास अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक तुम 100% श्योर होकर नहीं बोल सकते कि अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन आएंगे तो पूरे 10 क्वेश्चन को करके आ जाऊंगा उस पार्ट के। तो हर चीज के दो पहलू होता है। इनऑर्गेनिक तुमको याद करनी, ये पता है। अब तुम अगर इसको होल्ड करते जाओगे कि अभी नहीं याद करेंगे, बाद में याद करेंगे जब एग्जाम आएंगे, तो पूरी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम 1 महीने में याद करना चाहो तुम कभी नहीं होगी, क्योंकि इतनी सारी याद करने वाली चीजें हैं। वो बार बार रिवाइज करने में, साथ के साथ रिवाइज करने में, याद करते रहने में तभी याद होती है वो। तो रोज पढ़ते रहोगे जितना पढ़ाया गया है तो इजीली याद हो जाएगी। और तुमको स्कोर करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई दूसरा अल्टरनेट है नहीं। तो ऐसे नहीं भागना होता है कि नहीं सर उसमें तो याद करना, वो याद नहीं होती है। अब इसमें एक पॉजिटिव बात है कि अगर तुमको याद है तो ये तो श्योर हो तुम कि सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सारे नहीं तो 10 में से 9 8 तो 100% करेक्ट करके आओगे, क्योंकि जो चीजें तुमको याद है वही पूछी जाएगी। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं है, फिजिकल में तुम पूरा पढ़ जाओ कंसेप्ट वगैरह, लेकिन जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, अगर उसने कोई अच्छा क्वेश्चन दे दिया तो तुम बना ही नहीं पाओगे उसको। तो ये है अपने को सोचने का तुम्हारा ऊपर है, वो तुम किस तरीके से उस चीज को लेते हो। तो याद करने का तरीका क्या है वो पूछो सर, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते। लेकिन ये है अपने पास, तुम मान के चलो कि 50% इनऑर्गेनिक तो तुमको याद ही करनी है। और एग्जाम में भी अगर तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो तुमको अगर मतलब याद होगा तभी तुम चीजें आंसर दे पाओगे उस चीज का। तो ये है अपने पास। तो ये हो गया अपने पास। और भी एग्जाम्पल अपन लेते हैं इसमें कि ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अगर अपन ले लें इसमें MnO4 माइनस। नेक्स्ट अपने पास MnO4 2 माइनस, S2O3 2 माइनस। तो इनऑर्गेनिक तुमको ऐसे ही करनी पड़ेगी, साथ के साथ चीजें याद करनी पड़ेगी। P2O7 4 माइनस, P2O7 4 माइनस। एक इसमें ले लो क्या, इसमें अच्छा 2 नाम आएंगे यहाँ पे, थोड़ा इस पे ज्यादा देते हैं। Cr2O7 2 माइनस।
H2O7 2 माइनस, मैंने जहाँ पे स्पेस ज्यादा दिया है वहाँ पे उनके दो नाम आएंगे, इसलिए तुम स्पेस ज्यादा देना यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर अपन बात करें, ठीक है अभी इतना ही रखते हैं, फिर बाकी जहाँ पे जैसे यूज होता रहेगा वो कर लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास क्या है, MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस अपने पास -1 चार्ज है, तो अगर इसमें तुम H प्लस ऐड करते हो तो अपने पास एसिड जो बनेगा अपने पास बनता है डी ब्लॉक का एसिड है, दैट इज HMnO4, इसको अपन बोलते हैं मैग्निक एसिड। मैग्निक एसिड है तो अपने पास क्या बन जाएगा, इक एसिड, तो अपने पास क्या आ जाएगा 8, तो अपने पास बन जाएगा मैग्नेट आयन, इसका नाम अपने पास हो जाएगा मैग्नेट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, ये अपने पास जो है -2 चार्ज है, तो -2 चार्ज अपने पास क्या हो जाएगा 2, अगर इसमें H प्लस ऐड करते हो तो अपने पास बनेगा क्या H2MnO4। तो यहाँ पे अपने पास H2MnO4 जो है, इसको अपने पास डी ब्लॉक का ही ऑक्सी एसिड है Mn का, तो इसको अपन बोलते हैं पर मैग्निक एसिड। तो ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा कि मैग्निक एसिड और पर मैग्निक एसिड क्या होता है। और इससे जो एनाइन आया एक एसिड है, तो इसको अपन बोलेंगे पर मैग्नेट आयन। तो पहली बात है दोनों एसिड याद होनी चाहिए, मैग्निक एसिड क्या है, पर मैग्निक एसिड क्या है, और उससे बनने वाले आयन जो हो गए। ठीक है, तो कुछ एसिड्स तुमको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, तो उसका कोई तरीका नहीं है, तो याद रखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो है यहाँ पे क्या है S2O3-2, तो S2O3-2 अपने पास क्या हो जाएगा, इसमें 2 H प्लस ऐड करो, अगर 2 H प्लस ऐड करोगे तुमको थोड़ा देखा देखा सा एसिड याद आएगा कुछ कि H2S2O3, क्या है ये H2S2O3, किसी को याद आ रहा है? सर सिलिसिक एसिड। अरे सिलिसिक एसिड में यार, अरे याद करो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन हटा के सल्फर रिप्लेस किया था। सर थायो एसिड है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये याद करने पड़ेंगे तुमको, अगर ऐसे क्लास में आ जाओगे दिक्कत होगी फिर तुमको। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, इक एसिड है, H प्लस अपन ने सारे हटा दिए, तो अपने पास क्या बनेगा थायो सल्फेट आयन, इस तरीके से। नेक्स्ट अपने पास जो ये अपने पास P2O7 4 माइनस, तो अगर इन एनाइंस को तुम अलग अलग याद करोगे ना, भले तुम कोई चैप्टर लग रहा हो कि पूरा याद करने वाला है, अगर अलग अलग याद करोगे और अगर नहीं याद करोगे तो बहुत सारे एग्जाम में जब तुम फुल सिलेबस टेस्ट देने जाओगे ना, तो तुम्हारे पास पूरे पेपर में केमिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन तो हर पेपर में ऐसा होगा कि तुमको कंपाउंड का नाम नहीं पता था इसलिए तुम छोड़ के आ गए, और 2-3 क्वेश्चन में समझ रहे हो, मतलब 7-8 नंबर हो गया, 7-8 नंबर में रैंक बहुत आगे पीछे हो जाती है। तो ये सब चीजें तुम्हारे पास कैसे इजीली याद कर सकते हो, उन सबके लिए किया गया है, याद करना है बस, उसको इजी बनाने की कोशिश है, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉलेज। तो ये अपने पास क्या होगा P2O7 4 माइनस, तो P2O7 4 माइनस जो है अपने पास, इसमें अपने पास क्या है -4 चार्ज है, तो अपने पास क्या है तरीके से H4P2 पायरोफॉस्फेट आयन, पायरोफॉस्फेट आयन कि H4P2O7 होता है अपने पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड से ये बना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा पायरोफॉस्फेट आयन। और अपन ये भी बोला था जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है उसको अपन एक और नाम दे देते हैं डाईफॉस्फोरिक एसिड, तो इसको तुम ये भी बोल सकते हो डाईफॉस्फोरिक एसिड से अपने पास क्या आ जाएगा डाईफॉस्फेट आयन, तो रिलेट करना पड़ेगा थोड़ा, तो ये आएगा इस तरीके से। ठीक है, दो नाम अपन दे सकते हैं पायरोफॉस्फेट आयन या फिर डाईफॉस्फेट आयन। इसको देखो डाइक्रोमेट आयन, हाँ ये डाइक्रोमेट आयन या पायरोक्रोमेट आयन। तो यहाँ से जो एसिड बनता है अगर उसके अपन पहले बात करें तो -2 चार्ज है, -2 चार्ज अपन यहाँ पे देखोगे तो 2 H प्लस अगर इसमें ऐड करते हो तो अपने पास एसिड आता है क्या H2Cr2O7, तो ये जो H2Cr2O7 है ये अपने पास होता है डाइक्रोमिक एसिड या पायरोक्रोमिक एसिड, नॉर्मली इसको डाइक्रोमिक एसिड बोलते हैं, ज्यादा
कॉमन नाम ये है डाइक्रोमिक एसिड, या फिर इसको तुम बोल सकते हो पायरोक्रोमिक एसिड। पायरोक्रोमिक एसिड उतना यूज नहीं होता है, मतलब उतना कॉमन नहीं है, लेकिन नाम दोनों है। तो पायरोक्रोमिक एसिड ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो एनाइन बनेगा उसका अपने पास नाम रहेगा क्या, डाइक्रोमेट आयन या पायरोक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन, या फिर अपने पास पायरोक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन तो बहुत जगह यूज होने वाला है, डी ब्लॉक वगैरह यस सर, तभी नाम याद था। हाँ बहुत जगह यूज होने वाला है। तो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पे पर मैं सर वही सब डाई आयन्स लिखा सल्फेट रहा हूँ। आयन है आखिरी। हाँ यहाँ पे मैं वही सब आयन लिखा रहा हूँ जो अपने पास बार बार यूज होंगे, एक्स्ट्रा अपन फालतू याद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि तुमको याद करना है, तो याद करना है तो फालतू चीज क्यों याद करेंगे जो अपने यूज में ही नहीं आने वाली है। तो ये है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये है अपने पास H2O72 माइनस। तो H2O72 माइनस मतलब -2 चार्ज है, तो एसिड यहाँ पे रहा होगा क्या, H2S2O7। H2S2O7 अपने पास होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड अपने पास क्या बनेगा, पायरोसल्फेट आयन। पायरोसल्फेट आयन, या फिर इसी को तुम बोल सकते हो क्या, डाई सल्फ्यूरिक एसिड मतलब डाई सल्फेट आयन। तो जब भी आयन आए तो उसमें H+ ऐड करके सोचो कि उसका एसिड क्या था, फिर एसिड तो पता ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पता रहेगा तभी तो आंसर दे पाओगे। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये कुछ आयन्स थे जो तुम्हारे पास कॉमनली यूज होते रहेंगे, तो इनके नाम तुमको ऐसे रिलेट करके ध्यान रखने, इनको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाता है, इससे कोई मुश्किल नहीं होता है। ठीक है। तो ये अपने पास हो गया क्या, 8 आयन्स। सेकेंड अपने पास है ऑक्सी एनाइंस में ही कि अगर अपने पास कोई अस एसिड है, अस एसिड, यहाँ पे भी वो एग्जांपल लेंगे कि अपने पास मान लो कि एग्जांपल हो गया क्या, H2SO3 ये ले लेते हैं। तो ये अपने पास क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन अपन ने निकाला, तो अपने पास क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड तो एक अस एसिड है, सफिक्स इसका क्या है, अस है। तो एक अस एसिड में से अगर तुम जितने भी उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब जितने भी हाइड्रोजन है माइनस ऑल H+, जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है अगर उन सबको तुम निकाल देते हो, तो अपने पास जो, अगर इसमें देखें कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अगर अपन दोनों हाइड्रोजन को निकाल दे तो अपने पास बनेगा क्या, SO3 2 माइनस। तो जो एनाइन आता है उसके पीछे अपन लगाते हैं आइट, ITE। तो ये अपने पास सल्फ्यूरस एसिड से क्या बन जाएगा, सल्फाइट आयन। सल्फाइट ITE, सल्फाइट आयन, इस तरीके से। तो पेज में देख सकते हो आइट आ गया। तो जो भी अस एसिड होगा उससे अपने पास क्या बनेगा, आइट आयन बनेगा। अस एसिड से आइट आयन, ऐसे याद रखना होता है। एक एसिड से एट आयन, ATE। तो इसके भी अपने पास कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे अपने पास क्या क्या आ सकते हैं कि अपने पास एक हो गया क्या, एक तो अपने ले ही लिया, अपने पास एक हो जाए मान लो कि NO2 माइनस, एक अपने पास आ जाए क्या, ClO2 माइनस, बहुत जगह काम आएगा, ClO माइनस, ये भी काम आता है। और इसमें अगर अपन देखें, ये ले लो SnO2 माइनस, PbO2 माइनस, ये उतना काम नहीं आता है, S2O52 माइनस, लेकिन एक चीज बताना है इसलिए याद कर लो इसको भी। तो यहाँ पे वही सोचने का तरीका दे रहेगा कि अपने पास NO2 माइनस है, तो वैसे अपन अभी अस एसिड पढ़ रहे हैं तो सारे अस एसिड के ही एनाइन होंगे, लेकिन अगर रैंडमली आ जाएगा तो वहां तो पता थोड़ी रहेगा कि अस की एक है। तो एक -1 चार्ज है, मतलब एक H+ अगर ऐड करोगे तो अपने पास आया क्या, HNO2। HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड से जो बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पीछे आइट लगा देंगे, दैट इज नाइट्राइट आयन। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, ClO2 माइनस, तो -1 है, एक H+ ऐड करोगे तो एसिड इसका क्या रहेगा, HClO2। और HClO2 का नाम तुमको पता होना चाहिए, अपने पास क्या है, क्लोराइट आयन। हाँ क्लोरस एसिड है तो क्लोराइट आयन, एकदम सही है, क्लोराइट आयन। ये अपने पास क्या है,
ClO माइनस, यहाँ पे भी -1 है, एक H+ अगर ऐड करते हो तो अपने पास क्या बनेगा? HCl। हाइपोक्लोराइट आयन। हाँ बिल्कुल, ये हाइपोक्लोरिक एसिड है, सॉरी हाइपोक्लोरस एसिड है। तो क्लोरस एसिड की जगह अपने पास क्या लग जाएगा? आइट। तो ये अपने पास बन जाएगा अस की जगह आइट, तो हाइपोक्लोराइट आयन। तो इस तरीके से तुमको सोचना होगा। तो देखो अपने पास ये था, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एसिड अपने पास क्या आएगा? H2SnO2। तो पहले तुमको ये देखना पड़ेगा कि H2SnO2 क्या है। तो अगर तुमको ध्यान हो तो अपन ने लिखा था कि H2SnO3 ये मेटा स्टेनिक एसिड होता है, लेकिन इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टेनिक एसिड बोलते हैं। तो इससे अपने पास जो बनेगा दैट इज H2SnO2, इसको अपन बोलेंगे क्या? ये स्टेनिक एसिड है, तो ये अपने पास हो जाएगा क्या? स्टेनस एसिड। ये था अपने पास स्टेनिक एसिड, तो ये हो गया अपने पास क्या? स्टेनस एसिड। तो स्टेनस एसिड से अपने पास दोनों H+ अपन ने हटा दिए, ये वाला नाम हो गया स्टेनस एसिड। तो दोनों H+ अगर अपन ने हटा दिए तो अपने पास क्या आ जाएगा? स्टेनस आयन ही, सॉरी स्टेनाइट आयन। इस तरीके से अस की जगह अपने पास क्या आ जाएगा? आइट आ जाएगा। इसी तरीके से अपने पास यहाँ पे जो है H2PbO3 आएगा, जिसको अपन बोलेंगे प्लम्बिक एसिड। उसमें से एक ऑक्सीजन निकालोगे तो अपने पास क्या बनेगा? H2PbO2। H2PbO2 मतलब अपने पास क्या हो जाएगा? प्लम्बस एसिड, प्लम्बिक एसिड, प्लम्बस एसिड। यहाँ पे जो यस बनेगा सर। दो H+ ऐड करने के बाद बनेगा H2PbO2, उसको अपन बोलेंगे क्या? प्लम्बस एसिड। तो प्लम्बस एसिड से अपने पास क्या बनेगा? प्लम्बाइट। प्लम्बाइट आयन। अच्छा एम रहेगा बीच में, प्लम्बाइट आयन। इस तरीके से, ठीक है। तो ये था अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है? S2O5-2। तो S2O5-2 की अगर अपन बात करें तो इसमें दो H+ अगर ऐड करते हो तो अपने पास बनेगा क्या? H2S2O5। तो H2S2O5 जो है, अगर इसको याद करोगे तो अपने पास क्या था? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड किससे अपन ने दोनों H+ को हटा दिया तो अपने पास क्या बनेगा? पायरो सल्फ्यूरस था, तो अपने पास आएगा पायरोसल्फाइड आयन। पायरोसल्फाइड आयन, या इसी को तुम बोल सकते हो डाइसल्फाइड आयन। सब पायरो तो H2S2O7 था ना। वो पायरो एक था ना, वो ये अस है ना। अच्छा ओके सर। हाँ, ये अपने पास क्या है? पायरो सल्फ्यूरस है, मतलब ये अस एसिड से बने थे, दो मॉलिक्यूल में से एक H2 निकालने पे। तो ये है अपने पास। इसमें मेरे को एक चीज बतानी थी जो अपन ने पहले डिस्कस नहीं की, कि ये एसिड है और उस पर अपने को बात करनी है कितने अपने पास उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें किसकी? H3PO4 की, तो जो अपने पास H3PO4 होता है, तो H3PO4 में क्या होते हैं? तीनों हाइड्रोजन जो होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। मतलब अगर इसको पानी में डालोगे तो तीनों हाइड्रोजन को लूज कर देगा। लेकिन अगर अपन बात करें किसकी? H3PO3, तो H3PO3 में सिर्फ दो ही हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे तुमको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक नहीं है, सिर्फ दो ही हाइड्रोजन एसिडिक है। मतलब इसको अगर तुम पानी में डालोगे तो ये 2 हाइड्रोजन को ही रिमूव करेगा, एक हाइड्रोजन उसके साथ ऐसे कैसे ही बना रहेगा। इसी तरीके से अगला अपने पास आता है क्या? H3PO2, दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो H3PO2 को भी अगर देखोगे तो यहाँ पे अपने पास क्या है? एक होगा। ही एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर इसको पानी में डालोगे तो ये तीनों नहीं लूज करेगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लूज करेगा। इस तो तरीके, सर H2PO2 आयन बनेगा। हाँ वही उसी की अपन बात करने वाले। तो ये था अपने पास क्या? फॉस्फोरिक एसिड। ये तो स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करते हैं अपन। मैं अच्छा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, चलो उतना तो आ जाएगा तुमको। कैसे बना है स्ट्रक्चर उस पर मत जाओ, बस तुम स्ट्रक्चर देखो कि H3PO4 जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसे आता है। स्ट्रक्चर बनाना अपन बॉन्डिंग में सीखेंगे। ये अपने पास स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो ऑक्सी एसिड में अपन ने बोला था कि वही हाइड्रोजन रिमूव होगा जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ये तीनों हाइड्रोजन को क्या करता है? रिमूव कर सकता है। मतलब इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। ये अपने पास बात होगी किसकी? H3PO4 की।
H3PO3 की अगर अपन बात करें तो पहली बात इसका नाम अपने पास क्या है, फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब 2 ही हाइड्रोजन होंगे जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा आता है कि अपने पास डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से कनेक्टेड होता है और अपने पास 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होंगे जो निकल पाएंगे वाटर में, अगर इसको अपन डिसोल्व करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता है। अब कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होता है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर, जो कि अपन ज्यादा अच्छे से ज्यादा ब्रीफ में देखेंगे किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में अपने पास जितने भी एसिड्स और बेस है ना, इनकी स्ट्रेंथ अपन कंपेयर करेंगे, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, तो वहां पे ये सब फैक्टर्स आएंगे। तो वहां पे अगेन अपन इन सबको डिस्कस करने वाले, तो वहां पे अपन ज्यादा अच्छे से बता देंगे कि ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होता है। क्यों होता है उसकी भी अपन बात कर लेंगे। तो फिलहाल तभी ये ध्यान रखो कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है वही वाटर में रिमूव होगा, मतलब वही एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 3 थे इसलिए इसके साथ 3 एसिडिक हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसलिए अपने पास यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन हो गए। और अगर तुम देखोगे किसको, H3PO2, तो पहली बात इसका नाम अपने पास क्या है, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड को अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आता है अपने पास कि P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जो फॉस्फोरस से कनेक्टेड है और 1 हाइड्रोजन अपने पास ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे जब पानी में इसमें डालेगा तो सिर्फ यही 1 हाइड्रोजन निकल सकता है, मतलब इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 1। याद करने का तरीका अपन ऐसे बताते हैं कि जितने ऑक्सीजन है ना उससे 1 कम एसिडिक हाइड्रोजन है। कंफ्यूज हो जाओ तो सर ये हर केस में होगा? नहीं, इन्हीं तीनों में, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में। सर सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक वाले में नहीं होगा? नहीं, और कहीं नहीं होगा, सिर्फ इन्हीं में होगा, बाकी कहीं ऐसा नहीं है। ये दोनों एक तरीके से तुम इनको एक्सेप्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो इन दोनों को, इन दोनों में थोड़ा अलग हो रहा है। यहाँ पे ऑर्गेनिक में कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन टोटोमेरिज्म, तो इनके स्ट्रक्चर में टोटोमेरिज्म हो जाता है, उस वजह से इनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो ये सब ऑर्गेनिक का पार्ट है, ऐसा क्यों चेंज हुआ है, तो सिर्फ इन अगले दोनों में साल ही पढ़ेंगे चेंज होगा। सर। हाँ, ये तुम्हारे पास इसी में आएगा, नहीं इसी साल आएगा, GOC2 में। GOC तुमको पढ़ाई जाएगी ना उसमें। अच्छा ओके सर। हाँ, तो ये है अपने पास, तो इनका स्ट्रक्चर इन्हीं दोनों का, ऑक्सी एसिड्स में इन्हीं दोनों का स्ट्रक्चर चेंज होता है ड्यू टू टोटोमेरिज्म। तो ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, तो तुमको ध्यान रखना है सिर्फ इन दोनों में ही ऐसा होगा कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक तरीके से एक्सेप्शन जैसा हो गया। और इन दोनों में करना है, ऐसा हर जगह नहीं लगाना है। और जो मैं ये बता रहा हूँ कि जितने ऑक्सीजन है उसमें से 1 कम कर दो, ये भी यही लगेगा इन तीनों एसिड्स में। अगर इन तीनों में कंफ्यूज हो जाओ तो मैं बोल रहा हूँ कैसे तुम रिलेट करके निकाल सकते हो। तो ये तो अपने पास इनकी बात हो गई। अब फॉस्फोरिक एसिड की तो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सर हाँ, H2SO3 में सर मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे सर, हाँ दोनों हाइड्रोजन होंगे वहां पे, और H2SO4 में भी। H2SO4 में भी। ओके अरे सर। वही तो बोला, इन दोनों में बस ध्यान रखना है, बाकी कहीं पे ऐसा नहीं है, इन दोनों के अलावा। हाँ, तो यहाँ पे देखो कि अपन H3PO4 की तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत थी नहीं, 3 हाइड्रोजन थे, तीनों के तीनों अपने पास क्या है, एसिडिक है, तो अपन ने तीनों को हटा के बना दिया क्या, PO4 3- और एक एसिड से एनाइन बनाता, तो उसको अपन ने बोला क्या, फॉस्फेट आयन। लेकिन अपन आ जाए इस पे H3PO3 पे। तो H3PO3 में जैसे मैंने बोला था कि जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन अपन ने वो सारे निकालने हैं, तो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो -2H+। तो जो एनाइन बनेगा यहाँ पे बनेगा HPO3 2-। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसी से चिपका रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। तो इसको नाम अपन देंगे कि अपने पास किससे बना, फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड अस एसिड था, तो अपने पास वाइन बनेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉस्फाइट आयन। तो फॉस्फाइट आयन एक तरीके से PO3-3 नहीं है, वो HPO3-2 है, क्योंकि वहां पे जो एक हाइड्रोजन है वो एसिडिक है ही नहीं, वो रिमूव नहीं होगा। इसी तरीके से अगला जो है अपने पास H3PO2, तो यहाँ पे एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है,
मतलब एक ही H प्लस रिमूव हो सकता है। तो जो एनाइन आएगा अपने पास क्या आएगा, वो आएगा अपने पास H2PO2 माइनस। तो इसका नाम था अपने पास क्या, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मतलब हाइपो एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। यहाँ से अपन ने क्या किया, जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन था, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन था, उसको हटा दिया। तो जो नया आयन बनेगा उसका नाम अपने पास क्या आ जाएगा, अस की जगह अपने को 8 लगाना है, सॉरी 8 लगाना है। तो हाइपोफॉस्फाइट आयन, इस तरीके से। चलो, तो ये दोनों तुमको ध्यान रखना है। फोस्फाइट आयन मतलब होता है HPO3-2, हाइपोफॉस्फाइट मतलब होता है H2PO2-। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन रिमूव सर नहीं। मतलब वही हाइड्रोजन हटता है ना जो हमेशा ऑक्सीजन से जुड़ा होता है सर। हाँ, हमेशा जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा। लेकिन बाकी ऑक्सी एसिड्स में क्या है, इन दोनों के अलावा बाकी ऑक्सी एसिड्स में जितने भी हाइड्रोजन है ना, वो सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो बाकी ऑक्सी एसिड्स में इन दोनों के अलावा, या जो इनसे बने होंगे उनके अलावा, अपने पास क्या होगा कि सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेंगे। मतलब अपने पास सारे हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएंगे। तो इससे पहले तक अपन यही करते आए थे, जितने भी एग्जांपल ले रहे थे कि सारे हाइड्रोजन को अपन हटा दे रहे थे, क्योंकि इन सब में सारे हाइड्रोजन अपने पास ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। सिर्फ ये 2 ही ऑक्सी एसिड्स आते हैं जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से नहीं कनेक्ट होके कुछ कुछ सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो इन दोनों के केस में ऐसा होगा। तो ये 2 एनाइन तुम ऐसे डायरेक्ट याद रख लेना, या रिलेट करके जैसे अपन ने बोला ऐसे याद हो जाएगा। तो ये था अपने पास फॉस्फेट एंड फॉस्फाइट आयन। तो ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और चीज अपन बोल सकते हैं कि नोट डाल के लिखना इसको कि H2CO3 है अपने पास। तो ये अपन ने बोला कि अपने पास क्या है, कार्बोनिक एसिड। मैंने बोला कि मैंने इसमें से दोनों हाइड्रोजन को अगर हटा देता हूँ, तो दोनों हाइड्रोजन को हटाने के बाद अपने पास एनाइन बनता है क्या, CO3 2-। तो एक एसिड था, इससे जो एनाइन बनेगा उसके पीछे 8 लग जाएगा, मतलब उसका नाम हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। अपने पास बनेगा कार्बोनेट आयन। इकट के 8 लगा तो कार्बोनेट आयन। कि एक एसिड से जो एनाइन बनता है, सारे हाइड्रोजन को हटाने पे उसके अपन क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन था, लेकिन मैं क्या करूं, दोनों को एक साथ नहीं हटा के एक को ही हटाऊं कि -1H+। तो अपने पास क्या बनेगा, HCO3-। और फिर एक अभी हटा दो, तो अपने पास फाइनली क्या बन जाएगा, H2CO3-2-। तो अभी जो ये है, इसको अपन क्या नाम दे, तो इसका नाम देखो ऐसे दिया जाएगा कि सारे हाइड्रोजन को हटाने के बाद अपने पास जो एनाइन बना था, दैट इज कार्बोनेट आयन। अब इसके हिसाब से तुम सोचो, इसके पास अपने पास क्या है, एक हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसको अपन नाम देंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी सर। इसको बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। हाँ बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। अगर एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या फिर बाइकार्बोनेट बोल दो। तो इस तरीके से अपने पास इसका नाम देंगे। एक और ले, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो कि मैंने मान लो कि क्या किया, H3PO4 लिया। तो H3PO4 अपने पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तो एक एसिड है, इसमें से अगर सारे हाइड्रोजन हटा देता हूं तो अपने पास बनता है क्या, PO4 3-। सारे मतलब 3 हाइड्रोजन अपन ने हटा है। तो सारे हाइड्रोजन हटाने पे अपने पास जो आयन बनता है उसके पीछे अपन क्या लगा देते हैं, 8। तो फॉस्फोरिक एसिड से अपने पास बन गया क्या, फॉस्फेट आयन। लेकिन मैं ऐसा नहीं करके एक एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, तो मैंने -1H+ किया, तो अपने पास बनेगा क्या, H2PO4-। एक और H+ किया तो अपने पास बनेगा क्या, HPO4-2-। एक और H+ अपन ने हटाया तो अपने पास क्या बन जाएगा, PO4 3-। तो तुमको वापस इसी के हिसाब से देखना है कि फॉस्फेट आयन से एक हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है, तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसको बोलेंगे अपन डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। सर डाई हाइड्रोजन डाई बाई फॉस्फेट। फॉस्फेट नहीं बोल सकते? नहीं, बाई अपन तभी यूज करते हैं जब अपने पास ऐसा ऑक्सी एसिड है जिससे सिर्फ 2 ही एनाइन आते हैं। ये नोमेनक्लेचर तभी चलता है।
यहाँ पर अपने पास क्या है कि एक हाइड्रोजन हटाने पे ये बना और दोनों हटाने पे ये बना, तो इसको अपन ने बोल दिया कार्बोनेट, और इसको बोल सकते हो तुम बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर अपने पास 2 से ज्यादा एनाइन आ रहे हैं तब अपन फिर बाई वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसको भी तुम बाई फॉस्फेट नहीं बोल सकते, यहाँ पे अपन बाई वाला नोमेनक्लेचर चलेगा ही नहीं। जैसे अपन केटाइन के लिए बोल रहे थे ना कि अपने पास अगर केटाइन है और सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में वो नॉर्मली कंपाउंड बनाता है तो लोअर वाले के लिए अपन अस बोलते हैं और हायर वाले के लिए अपन इक बोलते हैं। तो ये बाई वाला सिस्टम तभी चलेगा जब अपने पास 2 ही एनाइन बन रहे हो। क्लियर है क्या ये? तो अभी इसको सर अपन ऐसा कोई बाई और एग्जांपल? H2SO4 को ले लो, सोचा अच्छा, कि H2SO4 HSO4 माइनस। हाँ एक ही तो 2 ही तो सर एनाइन जिसमें बनेंगे यहाँ। एक स्टेप होगा सर उसी में बाय लग रहा है ना सर, मतलब। हाँ ऐसा ही बोल सकते हो, जिसमें एक स्टेप होगा, या ज्यादा अच्छा ये है ना कि ये बोलो जिसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन रहेंगे। तो अगर दोनों हाइड्रोजन हटा दिए तो अपने पास एटाइन बन गया, और जो बीच में एक हाइड्रोजन के साथ रहेगा उसको अपन क्या सर बोलते ऊपर एक हैं? एक्सेप्शन था सर, फास्फोरस आयन में सर, उसमें भी 2 ही हाइड्रोजन रिमूव हो रहे थे, उसमें बोल सकते हैं? हाँ उसमें बोल सकते हो। अच्छा ओके सर। तो तो ये अपने मतलब पास सर बाई फॉस्फाइट आयन। हम्म। तो ये है अपने पास, तो इसको भी ले लो, अगर लिख ही लिया तो अपन ने कि अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें अगर दोनों हाइड्रोजन हटा दिया तो अपने पास बना क्या SO4 माइनस। तो इसमें अपने पास एक एसिड से हाइड्रोजन हटाया तो अपने पास बन जाएगा ये सल्फेट आयन। बीच में अगर चाहते तो एक और बना सकते थे तुम HSO4 माइनस, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बाई सल्फेट आयन या फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन। बाई के हिसाब से लिख रहे थे इसलिए मैंने लिख दिया। ये बाई तो अपने को तभी यूज करना जब 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जो सारे हाइड्रोजन हटा दोगे तो उसके पीछे तो एक लगाओगे ही, और जब एक हाइड्रोजन रहेगा तो उसको तुम बाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट वाला तो कहीं नहीं गया, कि एक हाइड्रोजन है तो एक लगा दो, 2 है तो 2 डाई लिख दो, 3 है तो ट्राई लिख दो, तो हाइड्रोजन सल्फेट आयन। बहुत बवाल है सर। बवाल तो है लेकिन पढ़ोगे तब आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है इतनी। बार बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं बाद में तो पढ़ना ही पड़ेगा, चीजें तभी तो होती है, ऐसे थोड़ी होती है। बहुत बार पढ़ना पढ़ेगा। तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ बार बार पढ़ोगे तभी होगा, पहले एसिड याद होंगे तब हम एनाइंस को रिलेट कर पाओगे। फिर बार बार पढ़ते रहोगे, डाउट्स आते आए उनको पूछते रहो तो हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लास्ट अपने यस। पास, हाँ इसमें अच्छा एक और याद आया मेरे को, ये भी ले लो H2S, तो हाइड्रा एसिड है, हाइड्रा एसिड, तो हाइड्रा एसिड के लिए अपन ने बोला था कि अगर सारे हाइड्रोजन हटा दो तो आयोडाइन बनता है, या फिर मैंने बोला था कि नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो अपने पास क्या बन जाएगा सल्फाइड आयन। तो यहाँ पे भी एक बीच में बना सकते हो तुम कि जैसे अपने पास क्या आ जाएगा SH माइनस, तो इसको भी तुम क्या बोल सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड। या 2 ही H प्लस था तो तुम ये भी कर सकते हो कि बीच वाले के लिए बाई भी यूज कर सकते हो, तो ये बीच में एक ही बनेगा, तो ये अपने पास बाई सल्फाइड आयन, तो इनके लिए भी ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास एनाइन स्टेप, इसमें इतना ही अपने को लेना है। नेक्स्ट अपने पास क्या है नेमिंग ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, तो केटाइन दिया होगा एनाइन दिया होगा उसके हिसाब से तुमको सिंपली नाम लिख देना है। तो यहाँ पे सर अगर अपन नॉर्मल हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है तो सर उसमें सर H2S कंसीडर करेंगे, HS माइनस? क्या हाइड्रोजन इसमें सल्फाइड आयन अगर कहीं लिखेगा ना लिखा पीछे, है। ये तो आयन है ना, तो आयन तो वर्ड यूज ये करेगा HS माइनस तो आयन है ना। मतलब हाँ अगर आयन हाइड्रोजन लिखेगा ना, सल्फाइड हाइड्रोजन लिखा है तो सल्फाइड आयन। H2S कंसीडर करेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये एनाइंस भी इतने ही थे, तो वैसे तो हो तो बहुत सारे गए, तो थोड़ा ये रिलेट भी करना पड़ता है एसिड से, तो एसिड याद होंगे तो तुमको इजीली याद हो जाएंगे। तो ये है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास आसान सी चीज बची नेमिंग ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो केटाइन एनाइन का नाम तुमको पता है तो का नाम तो इजीली लिख सकते हो, नेमिंग ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे पहली बात अगर अपन बात करें तो आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का जनरल तरीका ये होता है कि पहले केटाइन को लिखा जाता है फिर एनाइन को लिखा जाता है। जैसे अगर तुम फेमिलियर है NaCl से, तो यहाँ पे देख सकते हो कि NaCl अपने पास एक आयोनिक कंपाउंड है,
तो यहाँ पे Na प्लस को अपन पहले लिख रहे हैं जो कि क्या है केटाइन, और Cl माइनस को अपन बाद में लिखते हैं। मतलब Na को पहले लिख रहे हैं जहाँ से केटाइन आ रहा है, और Cl को अपन बाद में लिख रहे हैं जहाँ से एनाइन आ रहा है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि पहले केटाइन को लिखो फिर एनाइन को लिखो। नाम में भी ऐसे लिखते हैं, पहले केटाइन का नाम लिखा जाता है फिर एनाइन का नाम लिखा जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि पहले केटाइन और फिर एनाइन। तो ये हो गया अपने पास, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे ही आ जाते हैं, उसी से अपन रिलेट करेंगे। देखना यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर दो तरीके से बात करेंगे कि या तो अपने को नाम दिया है उससे अपने को फॉर्मूला लिखना है। जैसे मैं बोल दूं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड मतलब तुमको समझ में आना चाहिए NaCl। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मतलब Al2O3, या मैं तुमको बोल दूं कि Al2O3, तो उसका तुमको नाम लिखना आना चाहिए। तो वो दोनों चीज अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जैसे मैं तुमको बोलूं कि अपने पास क्या है कैल्शियम नाइट्रेट, तो एनाइन तुमको समझ में आना चाहिए, पहले एनाइन को पकड़ना है। नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन की बात हो रही होगी। कैल्शियम भी वैसे अपने पास आयन ही है, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन मतलब अपने पास क्या हो गया, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आगे जो लिखा है वो केटाइन के लिए होगा और पीछे जो नाम लिखा है वो एनाइन के लिए होगा। तो जैसे यहाँ पे कैल्शियम लिखा है, तो कैल्शियम मतलब कैल्शियम आयन की बात हो रही है, और कैल्शियम आयन मतलब अपने पास अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल क्या है, +2 वाले आयन बनाती है, तो कैल्शियम +2 है। नाइट्रेट लिखा है मतलब नाइट्रेट आयन की बात हो रही है। नाइट्रेट आयन मतलब नाइट्रिक एसिड का एनाइन है। तो नाइट्रिक एसिड अपने पास HNO3 था, उसमें से -1 हाइड्रोजन निकाल दो तो -1। मतलब यहाँ पे केटाइन ये है, एनाइन ये है। अब इन दोनों से तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है केटाइन और एनाइन के हिसाब से। तो जब भी अपन आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं या आयनिक फॉर्मूला लिखते हैं, तो अपने को चार्ज बैलेंस हमेशा रखना है कि इस पे अगर +2 चार्ज है तो यहाँ पे अपने को नेगेटिव चार्ज -2 बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर चार्ज बैलेंस, आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि अपन चार्ज को बैलेंस करके उनका फॉर्मूला लिखेंगे। तो अगर अपने पास पॉजिटिव चार्ज +2 है, क्योंकि एक आयन है जैसे +2 चार्ज आ रहा है, और ये अपने पास NO3 माइनस है, तो यहाँ पे 1 से -1 आ रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज को भी अपन क्या कर सकते हैं, -2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये इसके अपन 2 आयन की बात करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन अपने पास ऐसा हो जाएगा, देखो Ca 2 NO3 लेने पड़ेंगे, NO3 Ca NO3 का होल ट्वाइस, ये अपने पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखो अपन ने क्या हुआ, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर डाउट हो तो बताना। कि जो नाम दिया था तो आगे जो नाम होता है वो केटाइन से रिलेटेड होता है। तो जैसे कैल्शियम दिया था, मतलब कैल्शियम से जो आयन बनता है दैट इज कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन अपने पास कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब उस पर +2 चार्ज रहेगा। तो कैल्शियम आयन हो गया अपने पास कैल्शियम +2। पीछे अपने पास लिखा हुआ है क्या, नाइट्रेट, मतलब ये एनाइन के लिए होगा, एनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाइट्रेट एनाइन अपने पास क्या होता है, NO3 माइनस। तो अपन इस तरीके से पहले तो केटाइन एनाइन को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन, जो नाम दिया उसके हिसाब से। फिर मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला लिखने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, चार्ज बैलेंस होना ही चाहिए एक आयनिक कंपाउंड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे अपन ने चार्ज बैलेंस किया, तो अपन ने देखा कि एक कैल्शियम +2 पे कितना होता है, +2 का चार्ज है एक आयन के ऊपर। नाइट्रेट आयन की मैं बात करूँ तो एक आयन पे कितना है, -1 है। तो इसको भी -2 बना दो, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 नाइट्रेट आयन मैंने ले लिया। तो फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया, Ca 1 है, NO3 2 है, तो Ca NO3 का होल ट्वाइस। क्लियर है क्या ये? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये चार्ज बैलेंस के हिसाब से फॉर्मूला लिखना है तुमको, ठीक है। और भी एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर तुमसे हो पाए तो तुम बताना, साथ के साथ मैं भी बताता रहूंगा कि कौन सा आयन की कौन सा कंपाउंड है वो। तो जैसे मैं तुमको बोल दूं कि हमारे पास क्या है, अमोनियम अमोनियम सल्फेट है, बताओ क्या फॉर्मूला आएगा। मैं लिखता जा रहा हूँ, तुम नाम लिखते जाओ, खुद से बन रहा है तो, नहीं तो फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। अमोनियम फॉस्फेट हो गया, सर NH4 का होल ट्वाइस SO। सर 1 मिनट। लिख लो, फिर अपन जब मैं डिस्कस करूंगा तब बता देना उसके साथ। नेक्स्ट तुम लिखो क्या, मैग्नीशियम, थर्ड अपने पास आ जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। सर NH4 का होल ट्वाइस SO4। बिल्कुल सही है।
4 अगर अपन देखें साथ साथ लिखते जाओ। सर H2SO4 होल प्राइस होगा फर्स्ट वाले का। सर Mg3N2। बिल्कुल सही है, हाइपोफॉस्फाइट, पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइट। सर ये हाइपो मना लगाइए। अरे पेपर में तो, अरे यार प्रैक्टिस तो करो, तुम क्यों नहीं आएगा? आएगा, सोचो ना क्या। देखो ऐसे सोचोगे, फोस्फाइट मतलब आइट है तो अ से एसिड रहा होगा, हाइपोफॉस्फाइट मतलब हाइपोफॉस्फोरस एसिड रहा होगा, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड से क्या एनाइन बनता है उसके हिसाब से सोचो। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर KH2PO2। के H2PO2 एकदम H2PO2। सही है। तो सोचने का एकदम सही है, वही तो बोल रहा हूँ, सोचने का तरीका तुम्हें बताऊंगा ना। सर देखना पड़ा देखोगे सर सही, हाइपोफॉस्फाइट का सोडियम फॉर्मूला एक बार। हाइड्रोजन, अच्छा देखना पड़ा। ठीक है ठीक है, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, शायद उससे आ जाएगा। कार्बोनेट ये है अपने पास। चलो 5 काफी, इसमें लगभग सारा कवर कर लिया। हाँ तो ये तो हो ही गया था अपने पास। अमोनियम सल्फेट किसी का है क्या? तो तुम्हारा तो आ गया, तुम्हारे लोग किसी ने किया क्या? NH4 हाँ तो देखो, अमोनियम पहले मैंने बोला था केटाइन को लिखा जाता है, मतलब ये अमोनियम जो है केटाइन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कौन सा एनाइन आएगा? अमोनियम आइन आएगा। अमोनियम आइन अपने पास क्या होता है? NH4 प्लस। ये अपने पास क्या है? सल्फेट, मतलब एनाइन रहेगा। कौन सा एनाइन? सल्फेट एनाइन। तो सल्फेट आइन अपने पास रहेगा, मतलब सल्फेट क्या होता है? SO4 2 माइनस। अब अपने को चार्ज बैलेंस देखना है। एनाइन तो केटाइन और एनाइन तो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, जो नाम दिया था उसके हिसाब से। तो इस पे अगर देखोगे तो एक आयन के ऊपर कितना है? +1 चार्ज है। यहाँ पे अपने पास क्या है? एक के ऊपर -2 चार्ज है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो पॉजिटिव चार्ज इसको ही +2 कर सकता हूँ, क्योंकि -2 तो है ही। तो इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे 2 मतलब मॉलिक्यूल NH4 प्लस जो है अपने को 2 लेने पड़ेंगे, तो ताकि पॉजिटिव चार्ज भी +2 हो जाए। तो अपने पास ये बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। जहाँ पे दिक्कत हो सर वो Mg3N2। हाँ, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड अपने पास पहले आगे जो लिखा होता है वो केटाइन होता है, केटाइन से रिलेटेड है। तो मैग्नीशियम लिखा हुआ है मतलब मैग्नीशियम आइन होगा। मैग्नीशियम आइन मतलब मैग्नीशियम मेटल से बना हुआ है, दैट इज Mg+2। नाइट्राइड है, आइड है, IDE आइड। तो आइड अपने पास कब आता है? जब नॉन मेटल्स के ऊपर सीधा नेगेटिव चार्ज अपन रखते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर -3, ये अपने पास नाइट्राइड होता है। तो यहाँ पे देखोगे, इससे अपने पास आ रहा है कितना? +2 एक आयन से। इसके एक आयन से आ रहा अपने पास -3। तो अपने को तो बराबर करना है। तो एक नंबर अपने पास क्या है? इवन नंबर है। एक नंबर अपने पास क्या है? ओड नंबर है। तो सबसे आसान तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या अगर इसको मैं कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, तो अपने पास हो जाएगा -6। तो ये भी अपने पास हो गया 2 आयन। इसको अगर मैं कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, तो अपने पास हो गया +6। तो इसको भी कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो अपने पास एक तरीके से Mg कितना हो जाएगा? Mg हो जाएगा 3 और नाइट्रोजन हो जाएगा अपने पास 2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Mg3N2। ठीक है क्या? अरे ठीक है। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट अपने पास क्या है? पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइट। तो पोटेशियम अपने पास वही वापस वैसे ही सोचेंगे अपन। तो एक और एग्जांपल अपने को लेना पड़ेगा। एक चीज जो याद आई मेरे को, हाँ, कि पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइट। तो पोटेशियम अपने पास वही पोटेशियम आयन होगा। पोटेशियम मतलब अपने पास K। अल्कली मेटल है तो +1 वाले आयन बनाते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा? K+ आयन। हाइपोफॉस्फाइट। अब देखो इसमें तुमको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। तो सोचने का तरीका तुम्हारा क्या होना चाहिए? तो सोचने का तरीका तुम्हारा ये होना चाहिए यहाँ से, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि आइटाइन अपने पास, आइटाइन अपने पास मतलब प्लस एसिड से बना होगा। तो अपने पास क्या रहा होगा? हाइपोफॉस्फाइटाइन मतलब फॉस्फोरस एसिड। यहाँ से अपने पास हाइपोफॉस्फाइट बना होगा। और हाइपोफॉस्फोरस एसिड अपने पास क्या होता है? H3PO2।
और अपन ने देखा था कि H3PO2 में कितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो एक ही एसिडिक हाइड्रोजन, तो उसको निकाल दो, मतलब -H+, तो अपने पास एनाइन क्या बनेगा, H2PO2 माइनस। तो ये अपने पास क्या है, हाइपोफॉस्फाइड आयन। तो ऐसे तुमको सोचना होता है। तो H2PO2 माइनस, ये अपने पास हो गया कितना, +1 चार्ज। यहाँ से अपने पास क्या हो गया, -1 चार्ज। तो चार्ज तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो तुमको डायरेक्ट उनको ऐसे लिख देना कि K भी एक ही रहेगा और ये भी एक ही रहेगा। तो K2H2PO2, ये अपने पास हो गया पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सोडियम अपने पास हो गया केटाइन, और सर हाइड्रोजन कार्बोनेट अपने पास क्या है, एनाइन। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तुम कैसे सोचोगे, देखो एक मिनट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे सोचोगे कि यहाँ पे कार्बोनेट आयन रहा होगा, कार्बोनेट आयन मतलब CO3 माइनस, उसमें हाइड्रोजन सिर्फ लिखा हुआ, मतलब एक ही हाइड्रोजन होगा, दैट इज H। तो -2 था, एक H+ लगा, तो अपने पास क्या बचेगा, -1। और कैसे सोचा मैं इसको पूरा लिखूं, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा था कि हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर तुमको सोचना है तो ऐसे सोचो कि पहले तो अपने पकड़ लिया क्या, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन अपने पास क्या होता है, CO3 माइनस, हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ही हाइड्रोजन लिखा हुआ, मतलब एक H+ इसके साथ रहा होगा, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक H+ के साथ ही अपने पास क्या बन जाता है, HCO3 माइनस, ये अपने पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और अपने पास सोडियम जो है, ये तो अपने पास क्या होता है, अल्कली मेटल है, तो Na+ की फॉर्म में रहेगा। तो इस पे अपने पास +1 चार्ज है, इस पे अपने पास -1 चार्ज है, तो चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, तो अपने पास कंपाउंड क्या बन गया, NaHCO3। तो ये अपने पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल में, ये लेना चाह रहा था, तुमको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट, कि अगर तुमसे लिख दूं आयरन 3rd ऑक्साइड, लिख के बताओ क्या आएगा ये अपन ये भी देखा था कि आयरन +3 है, तो उसको अपन लिख सकते हैं क्या, सर Fe3O सर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो आयरन 3rd, सीधा पता चल रहा है कि आयरन के ऊपर क्या है, +3 ऑक्सीडेशन Fe2O3 स्टेट। अगर कोई भी मेटल का नाम दिया है, उसके पीछे रोमन नंबर में अगर नंबर दिया हुआ है, तो मतलब उतना उस पर चार्ज है। तो आयरन 3rd या फेरिक, फेरिक मतलब आयरन का +3, तो आयरन अपने पास हो गया किसमें, +3 में। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो बस हो गया, आयरन आइडेंटिफाई करना था। तो ये अपने पास हो गया, 1 से +3 आ रहा है, यहाँ पे 1 से -2 आ रहा है, तो आपस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी सेम चार्ज होगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब Fe+2 के अपने पास 2 आयन होनी चाहिए ताकि चार्ज हो जाए +6, इसके 3 होने चाहिए ताकि चार्ज हो जाए अपने पास -6। तो अपने पास क्या बन जाएगा, Fe2O3, ऐसे। तो ये तो अपने पास हो गया कि अगर नाम दिया है तो वहां से फॉर्मूला कैसे प्रेडिक्ट करना है। अब दूसरा अपन की फॉर्मूला दिया है, तो वहां से कैसे अपन नाम निकालेंगे, तो इसको भी 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसी में कंटिन्यू कर देता हूं मैं 7th। तो 7th में अपने पास हो जाए जैसे कि Cr2, अच्छा आसान वाला ले लेते हैं, जिससे अपने पास आ जाए क्या, ये तो भी हो गया, Al2O3, एल्यूमिनियम 8 अपने ऑक्साइड। पास ले लो क्या, हाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नंबर अपन नहीं मेंशन करते हैं, डायरेक्ट केटाइन का नाम लिखते हैं, क्योंकि नंबर अपन चार्ज बैलेंस से निकाल लेते हैं। और जैसे अपने पास हो जाए Cr3PO4 का होल ट्वाइस, सर 9th ले लो क्रोमियम अपने फॉस्फेट। पास। ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी पड़ेगी ना इसकी, तो यार क्रोमियम के एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, चलो ये बताऊंगा मैं। यस इसमें तुम ले लो एक
PbO2 लास्ट चाहो तो एक और ले लो अपने पास CO3N2, इतने में सब कुछ कवर हो जाएगा अपना। हाँ तो Al2O3 है, तो यहाँ पर तो अपने पता है कि एल्यूमिनियम रहेगा हमेशा +3 में ही होता है, तो जिसको तुम ज्यादा इजीली प्लम्बिक ऑक्साइड। हाँ देखो अब अपने पास दोनों अपने पास आ गया। तो पहली बात तो मैंने बताया था कि जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले केटाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, मतलब एल्यूमिनियम से केटाइन बना होगा, जो भी उसका केटाइन होता होगा। और बाद में ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का एनाइन होगा। ठीक है, तो ये तो सोचने का तरीका हो गया। अब तुम केटाइन एनाइन जिसको पहले प्रिडिक्ट कर सको, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी नॉलेज कितनी है। तो सबसे आसान तो अपने को पता है कि ऑक्सीजन, जैसे अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था, तो वहां पे बोला था कि ऑक्सीजन -2 में भी आ जाता है, -1 में भी आ जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम का हमेशा फिक्स है कि अगर एल्यूमिनियम आ रहा तो +3 में ही रहेगा। तो जो एल्यूमिनियम से अपने पास केटाइन आएगा वो आएगा अपने पास कौन सा, एल्यूमिनियम +3। और ऑक्सीजन से जो अपने पास आएगा, तो चार्ज बैलेंस करके तुम चार्ज निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन -2। कैसे चार्ज बैलेंस करोगे, चलो पूरा ही बता देता हूँ कि अपने को पता चल गया कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम +3, क्योंकि एल्यूमिनियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो एक के ऊपर कितना है अपने पास, +3 चार्ज है, और अपने पास एल्यूमिनियम कितने, 2। तो +3 × 2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज अपने पास कितना है, +6। तो नेगेटिव चार्ज भी अपने पास कितना रहा होगा, -6 रहा होगा, क्योंकि अपन जब फॉर्मूला लिखते हैं तो चार्ज को तो अपन क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। तो नेगेटिव चार्ज भी अपने पास -6 रहा होगा, और -6 डिवाइडेड बाय 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन अपने पास कितना है, -2। तो यहाँ पे तुमको डायरेक्ट भी दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन कितना है, -2 है। तो एक आयन को तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर चार्ज बैलेंस की हेल्प से तुमको दूसरा एनाइन निकालना पड़ेगा कि वहां पे कौन सा एनाइन है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में ये ज्यादा अच्छे से यूज हो पाएगा। तो ये अपने पास एल्यूमिनियम हो गया किसमें, +3 में, ऑक्सीजन हो गया किसमें, -2 में। तो एल्यूमिनियम +3 को अपन एल्यूमिनियम आयन ही बोलते हैं, तो वो तो अपने पास आ जाएगा एल्यूमिनियम। और ऑक्सीजन -2 को अपन ऑक्साइड बोलते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नंबर को अपन नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे कि डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, ऐसा आयोनिक कंपाउंड में नहीं लिखते हैं, क्योंकि नाम अगर पता है तो चार्ज बैलेंस करके अपन उनके नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को जो फॉर्मूला दिया है वहां से पहले आयन निकालने पड़ेंगे। जैसे अपन ये निकाला कि एक आयन यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ है, दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन -2 है। तो एल्यूमिनियम +3 मतलब एल्यूमिनियम आयन, ऑक्सीजन -2 मतलब ऑक्साइड आयन, तो नाम हो गया इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे अपने पास पता है कि ये PO4 जो है ये अपने पास क्या होगा, फॉस्फेट आयन ही होगा। इसको मैं ज्यादा इजीली देख पाता हूँ कि PO4 जो होगा फॉस्फेट आयन होगा, दैट इज PO4 3-। ठीक है, अब अपने पास जो PO4 3- से कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल नेगेटिव चार्ज अपने पास कितना हो जाएगा, -3 × 2, दैट इज -6। तो पॉजिटिव चार्ज भी कितना रहा होगा, +6। और अपने पास क्रोमियम का नंबर कितना है, 3। तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियस सी बात है कि क्रोमियम पर ही आएगा, और टोटल कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए। और अपने पास कितने क्रोमियम है, +2 आएगा। 3। तो एक क्रोमियम पे कितना आएगा, +2। तुम क्रोमियम को डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अपन ने देखा था कि क्रोमियम +2 में भी कंपाउंड बनाता है, +3 में भी बनाता है, +6 में भी बनाता है। तो तुम फॉस्फेट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फॉस्फेट के एक आयन के ऊपर -3 चार्ज है, तो 2 मतलब क्या हो गया, -6। तो टोटल नेगेटिव चार्ज -6 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी अपने पास +6 होना चाहिए। तो +6 को बैलेंस करने के लिए अपने पास 3 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम पे कितना आ जाएगा, +2। मतलब क्रोमियम यहाँ पे क्या है, +2 है। तो क्रोमियम +2 है, तो क्रोमियम का अपन ने देखा था कि क्रोमियम +2 भी मिलता है, क्रोमियम +3 में भी काफी कंपाउंड मिलते हैं, क्रोमियम +6 में भी काफी कंपाउंड मिलते हैं। मतलब ये ऐसा मेटल आयन हो गया जिसका 2 से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज में कंपाउंड मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन कैसे रिप्रेजेंट करते थे, क्रोमियम 2, क्रोमियम 3, क्रोमियम 6। तो इनका नाम वैसे लिखेंगे कि अपने पास पहली बात तो एक आयन तो हो गया क्या, PO4 3-, दूसरा अपने पास हो गया क्या, Cr+2। तो इसको अपन लिखेंगे क्रोमियम 2, और इसको अपन लिखेंगे फॉस्फेट। सिर्फ इतना ही लिखना है, बस नाम लिखने होते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड मिलते हैं। तो क्रोमियम 2 फॉस्फेट, क्रोमियम 2 फॉस्फेट। क्लियर है क्या ये? यस। अरे समझ में आया? चलो, तो इस तरीके से तुमको सोचना होगा
यहाँ पे अगर देखो तो इसके तुम ये जो अपन लिख रहे हैं ना, तो तुम यहाँ पे उस चीज को भी यूज कर सकते हो। जैसे अपने पास ये PbO2 आ गया, तो यहाँ पे जो अपन ने देखा था ना असाइनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करते, उसके हिसाब से भी जा सकते हो तुम। तो उसके हिसाब से तुमको समझ में आएगा कि पहले ऑक्सीजन को अपन देंगे, तो ऑक्सीजन पे होना चाहिए क्या, -2। तो ऑक्सीजन पे -2 है, तो अपने तो पास 4 हो दो जाएगा। ऑक्सीजन है, मतलब -2 × 2, तो नेगेटिव चार्ज अपने पास कितना हो गया, -4। तो पॉजिटिव भी +4 होना चाहिए, और पीबी एक ही है, तो वो पीबी के ऊपर क्या रहेगा, +4 रहेगा पूरा। तो पीबी +4। तो लेड अपने पास +4 में है, ऑक्सीजन अपने पास -2 में है, तो ऑक्सीजन -2 मतलब ऑक्साइड आयन। पीबी +4, पीबी की दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, +2 और +4। तो प्लम्बिक। दो तरीके से तुम इसको, हाँ, प्लम्बिक और प्लम्बस, हाँ, तो इसको तुम बोल सकते हो प्लम्बिक ऑक्साइड, या फिर एक और तरीके से लिख सकते हो कि लेड 4 ऑक्साइड। सब प्लम्बम तो 4 ऐसे ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। क्या, प्लम्बम 4 ऑक्साइड। लंबम, ये तो मैंने कभी नहीं सुना यार, ये कहाँ सुन लिया तुमने? सर सोच रहे थे सर। नहीं नहीं, ये अनोखा तो कुछ, नाम है सर ये तो। वही तो अनोखा नाम है तो। हाँ, तो लास्ट अपने पास इसमें बचा क्या, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपने पास क्या रहेगा, ये एनाइन रहेगा, पीछे जो है आगे जो है वो केटाइन रहेगा। या वैसे देख सकते हो कि कोबाल्ट अपने पास मेटल है, तो ये केटाइन रहेगा। नाइट्रोजन अपने पास क्या है, नॉन मेटल है, जो कि अपने पास क्या रहेगा, एनाइन रहेगा। तो नाइट्रोजन है अपने पास, तो नाइट्राइड आयन रहेगा N-3। तो -3 × 2 वापस अपने पास क्या आएगा, -6 चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए, +6। 3 कोबाल्ट है, तो एक पे कितना आ जाएगा, +2। तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, +2 है। नाइट्रोजन अपने पास क्या है, -3 है। तो कोबाल्ट की भी काफी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे कि कोबाल्ट सेकेंड N-3 मतलब नाइट्राइट। तो SN के नाम लिखे जाएंगे। तो ये अपने पास आयोनिक कंपाउंड हो गया, नाम से चाहे फॉर्मूला लिखना हो, फॉर्मूला से चाहे अपने पास नाम लिखना हो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट जो है, चला जाएगा, चलो बॉन्डिंग अपन नए साल में स्टार्ट करेंगे। नेमिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, एक और चीज अपन बोलते हैं कि आयोनिक कंपाउंड अपने को पता है कहाँ गया, हाँ, कि आयोनिक कंपाउंड अपने को पता है क्या है, वहां पे केटाइन रहेगा, एक एनाइन रहेगा। तो केटाइन मतलब अपने पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हो। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मतलब जनरली देखोगे तो मोस्ट ऑफ केस में जो केटाइन होता है वो मेटल होता है, लेकिन अमोनियम आयन भी हो सकता है जहाँ पे अपने पास क्या है, काफी सारे नॉन मेटल्स है, कलेक्टिवली उनपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और एनाइन मतलब अपने पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, दैट इज नॉन मेटल। ये अपन जनरल वे में भी बोलते हैं कि अगर अपने को एक कंपाउंड गिवन है जिसमें कुछ एलिमेंट मेटल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स अपने पास नॉन मेटल्स हैं, तो अपने पास वो क्या रहेगा, आयोनिक कंपाउंड ही रहेगा। और कोवेलेंट कंपाउंड में अपन क्या बोलते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड अपन बोलते हैं कि वहां पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, कि जैसे अपने पास एटम ये है, ये अपने पास एटम बी है, तो ए भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, बी भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ली, मतलब अपने पास क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। मतलब यहाँ पे दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, मतलब दोनों अपने पास क्या है, नॉन मेटल्स है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में अपने पास क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है, कि इलेक्ट्रॉन कोई लूज नहीं करना चाहता, इसलिए केटाइन नहीं बन सकता। एक्सेप्ट दोनों करना चाहते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयरिंग कर देंगे अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोवेलेंट कंपाउंड मतलब वहाँ पे दोनों जो है नॉन मेटल्स रहेंगी। दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नेमिंग में अपन वही देख रहे हैं जिसमें दो नॉन मेटल्स है। तो ये उतना यूजफुल भी नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा इसके नाम तो तुम इजीली सोच के भी लिख देते हो, तो कॉमन सेंस से आ जाता है, वो नाम लिख अपने आप याद आ जाता है, ये भी बहुत आसान। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेंगे, दो एलिमेंट रहेंगे। तो उसमें सबसे पहला काम तो तुम्हारा ये रहेगा, मैं रूल पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो काफी सारी चीजें लिखनी पड़ जाएगी, चलो लिख ही देता हूँ। तो पहला रूल अपने पास ये है
कि if both elements are non-metallic, तो both elements are non-metals, ऐसे लिख लो तुम तो, then more electronegative element is considered as एनाइन, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको अपन एनाइन की तरह कंसीडर करेंगे, या कंसीडर्ड एज एनायोनिक पार्ट, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल ले HF, तो HF अपने पास एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। और अभी तुमको आइडेंटिफाई करना हो तो तुम्हारा तरीका यही होना चाहिए, लिख देता हूँ यहाँ पे, कि अगर अपने पास मेटल है मॉलिक्यूल में और नॉन मेटल भी है, तो वो तुम्हारे पास क्या रहेगा, आयोनिक कंपाउंड। और अगर तुम्हारे पास सारे क्या है, नॉन मेटल हैं, तो अगर अपने पास सारे एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल हैं, तो वो अपने पास क्या रहेगा, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो HF है, अपन जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो HF में अगर देखोगे तो अपने पास क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो मतलब एक तरीके से वही चीज बात होगी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एनायनिक पार्ट की तरह ट्रीट करना है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को कैटायोनिक पार्ट की तरह ट्रीट करना है। उसी के बेसिस पे अपन नाम लिखेंगे, इसलिए इस तरीके से अपन ने दोनों को डिवाइड कर दिया। सेकंड पॉइंट अगर अपन लिखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखेंगे कि फॉर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसको अपन कैटायोनिक पार्ट बोल रहे हैं, फॉर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, write the name of element, सिर्फ एलिमेंट का नाम लिखना है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख दो। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऐसे कैसे नाम लिख दो। थर्ड अपने पास है कि फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, write the name of element with id suffix, कि आइड सफिक्स के साथ उसका नाम लिखना है। फोर्थ अपने पास जो है ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या, कि यूज prefix to show number of atoms of each type, कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका नंबर बताने के लिए यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करना है। जैसे एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह तो हेक्सा। इस तरीके से अपने को प्रीफिक्स यूज करने हैं। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो तुम यहाँ पे क्या, डू नॉट यूज मोनो ऑन फर्स्ट एलिमेंट, फॉर फर्स्ट एलिमेंट, या कैसे लिखो, मोनो फॉर फर्स्ट एलिमेंट, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अपने पास जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर उसका नंबर क्या है, एक है, तो उसके लिए मोनो यूज नहीं करना है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो क्लियर होगा। तो अपने पास 5 पॉइंट है जिनको तुमको याद रखना है। तो अगर पहला एग्जांपल अपन ले, मान लो यहाँ पे क्या, N2O3, सर एक तो बार मोर फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल अपने दिखा पास यहाँ पे दीजिए। क्या हो गया, ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, हो गया हो गया? सर, थैंक यू। ओके हाँ, तो देखो अपने पास N2O3 है, तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल गिवन है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब दोनों एलिमेंट नॉन मेटल होने चाहिए। तो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, मतलब ये हो गया अपने पास क्या, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
और अपने पास नाइट्रोजन यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अपने को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है, और इसको अपन ने बोल दिया सेकंड एलिमेंट। या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसके लिए अपन ने लिखा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जब लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, पहला तो ये था कि आइडेंटिफाई करना है, एक को पॉजिटिव पार्ट की तरह एक को नेगेटिव पार्ट की तरह लेना है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका सिर्फ अपने को क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है तो सिर्फ अपन ने नाइट्रोजन का नाम लिख दिया। और अपन ने फोर्थ पॉइंट में लिखा कि नंबर को बताने के लिए अपने क्या यूज करने, प्रीफिक्स यूज करने हैं। तो 2 नाइट्रोजन है इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए अपन ने लिखा कि फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट द नेम विथ आइड सफिक्स, मतलब वो ऑक्सीजन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ऑक्साइड। उसका नंबर कितना है, 3, तो अपने पास आ जाएगा ट्राई, तो इसका नाम क्या होगा, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। और लेते हैं कि 2 नाइट्रोजन था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था नाइट्रोजन, तो डाई नाइट्रोजन। 3 ऑक्सीजन थे तो ट्राई ऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन थे और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए उसके पीछे आइड लगा दिया, P4 और 10। तो वो बेसिक सी बात है, ऑक्सीजन ही अपने पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, मतलब इसके पीछे आइड लगेगा। फॉस्फोरस अपने पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसका सिर्फ नाम लिखा जाएगा। 4 फॉस्फोरस है इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, टेट्रा फॉस्फोरस, टेट्रा फॉस्फोरस। ऑक्सीजन 10 है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे डेका। अच्छा डेका है, अच्छा हाँ, तो 8 हो जाएगा डेका। ऑक्सीजन अपने पास कितने हैं, 10 हैं, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पीछे आइड लगेगा, मतलब डेका ऑक्साइड। ऐसे इसी तरीके से अपने पास हो जाए क्या, OF2। तो OF2 में अपने पास वही फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन अपने पास क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन अब की बार ऐसे कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन। अच्छा, अब अपन ने बोला था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का नंबर अगर 1 है, लास्ट पॉइंट, डू नॉट यूज मोनो फॉर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर उसका नंबर क्या 1 है तो उसके लिए अपने मोनो यूज नहीं करना है फॉर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन 1 ही है, लेकिन मोनो ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे उसको, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिर्फ उसका नाम लिखना है। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन अपने पास 2 है तो डाई आ जाएगा, और अभी अपने पास वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पीछे आइड लगाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, डाई फ्लोराइड। तो ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड क्या होगा, इसका नाम हो गया। ऐसे अगर अपन एक और ले CO, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑक्सीजन अपने पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन अपने पास क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों का नंबर 1-1 है, तो अपन ने बोला था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए मोनो यूज नहीं करेंगे, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए तो करेंगे, उसका तो कोई रूल नहीं है। हाँ, तो कार्बन अपने पास आ गया, कार्बन क्योंकि उसका नंबर 1 है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका सिर्फ नाम लिखना है, वो नंबर भी नहीं मेंशन करना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, हमेशा उसका नंबर मेंशन करना है। तो एक ऑक्सीजन है मतलब मोनो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए पीछे आइड लगेगा, तो ये हो जाएगा मोनो ऑक्साइड। तो इसका नाम ऐसे नहीं आएगा मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए अपन मोनो यूज नहीं करते हैं, पहला नंबर मतलब 1 नहीं यूज करते। वो अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, मतलब 1 कार्बन है। अगर डाई कार्बन होता तो फिर अपन समझते 2। तो ऐसे हैं अपने पास। तो ये हो ही गया, लगभग सारे पॉइंट भी कवर हो गया। इसका नाम क्या आएगा, जल्दी से बताओ, Cl2O7। सर डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड। हेप्टा ऑक्साइड। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने पास क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का सेम नाम लिखा जाएगा। और कितने क्लोरीन है, 2, तो वो भी बताना पड़ेगा कि डाइक्लोरीन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अपने को पीछे आइड लगाना है, मतलब ऑक्साइड बन जाएगा। और कितने हैं, 4, तो अपने पास क्या हो जाएगा, हेप्टॉक्साइड। तो ऐसे लिखना है, इसमें तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो है एक और ले लो चाहो तो, PCl5, इसका क्या लिखोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, क्लोरीन।
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस। तो देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज है, तो वो तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका सिर्फ नाम आएगा, तो हो गया अपने पास फॉस्फोरस। नंबर कितना है 1, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए अपन मोनो यूज नहीं करते हैं, फॉस्फोरस 10 सिर्फ आएगा। पेंटक्लोराइड। हाँ, फॉस्फोरस क्लोरीन मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके पीछे आई लगाना है, तो अपने पास हो जाएगा क्लोराइड, उसका नंबर लिखना है तो 5 है, तो अपने पास हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये था अपने पास, इसमें कुछ नहीं बचा, बस इतना ही था, तो कंप्लीट है बिन। तो ये तब भी याद होगा जब तुम इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, लेकिन एक बार याद हो गया तो काफी सारी चीजें तुम्हारी सोल्व हो जाएगी, काफी दिक्कतें तुम्हारी इनऑर्गेनिक की सोल्व हो जाएगी कंपाउंड से रिलेटेड। जब अपन ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाते पढ़ाते डायरेक्ट बोल जाऊंगा कि अपने पास ये सोडियम मेटासिलिकेट आ गया, सोडियम पायरोफॉस्फेट आ गया, तो तुम वहां पे उसी चीज में मत उलझे रह जाना कि पायरोफॉस्फेट क्या था, मेटासिलिकेट क्या था। तो ये सब चीजें अगर क्लियर हो जाएगी तभी तुम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ पाओगे। देखो ब्लॉक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, यही सब चीजें घूम घूम के वापस आएगी। तो जब तक तुम पीरियोडिक टेबल, बिन, केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर अच्छे से नहीं कर लो तब तक तुम ब्लॉक केमिस्ट्री कर ही नहीं सकते। तो ये है अपने पास, तो ये अपने पास था। इसमें एक चीज जो मैं और लिखाता हूँ जनरली, कि जैसे अपन ने H2SO4 के ना काफी सारे एसिड्स देखे हैं, कि जैसे अपने पास H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं सबको एक साथ लिखा दे रहा हूँ क्योंकि एक साथ लिखोगे ताकि तुमको रिलेट करने में याद रहे और इजीली याद भी हो जाए। इसको तुम वही लिख के अपने जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लेना। फिर अपन ने बोला कि H2SO4 में एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर रख दे, तो अपने पास बन जाता है H2S2O3। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं H2S2O4, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दूं मैं H2S2O5, इसकी भी अपन ने बात की, H2S2O6, इसकी भी अपन ने बात की, H2S2O7, इसकी भी अपन ने बात की, H2S2O8, इसकी बात नहीं की, अभी कर लेंगे। तो ये सल्फर के देख सकते हो काफी सारे इस तरीके के ऑक्सी एसिड मिल रहे, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सारों को एक साथ लिखवा देता हूँ लास्ट में, और तुम इसको जहाँ पढ़ते हो वहां पर लिख लेना, बार बार देखते रहना तो याद हो जाएगा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, एक ऑक्सीजन हटा के अपन ने सल्फर रखा, तो इसको अपन बोल देंगे थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O4, इसको याद करोगे तो अपन इसको बोल देते डाई थायोनस एसिड, डाई थायोनस एसिड। H2S2O5, इसको याद करोगे तो अपने पास है क्या, पायरो सल्फ्यूरस एसिड या फिर डाई सल्फ्यूरस एसिड, डाई सल्फ्यूरस एसिड। H2S2O6, इसको अपन बोल देते डाईथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड। H2S2O7, ये था अपने पास पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O5 ये अपन ने डिस्कस नहीं किया पहले, इसको अपन बोलते हैं पायरो डाई सल्फ्यूरिक एसिड या परोक्सी, सॉरी, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड या परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो मतलब ये इतने सारे से सल्फ्यूरिक एसिड के ही साथ है ना, हाँ, सब में इतने तो नहीं होते ना। नहीं 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 नहीं, इसी में इतने सारे। मेनली तुमको जो कंपाउंड मिलेंगे ऑक्सी एसिड्स के, वो डायरेक्ट मतलब ज्यादातर सल्फर और फॉस्फोरस के मिलते हैं। इसका अपन पास एक कॉमन नेम भी है, और क्यों लगा रहा हूँ मैं, इसको अपन बोलते हैं मार्सेल एसिड। तो इसका एक कॉमन नाम भी, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, कॉमन नाम एक और का आता है यहाँ पे, H2SO5, ये तुमको याद होगा, इसको अपन बोल रहे थे पर सल्फ्यूरिक एसिड, कि सल्फ्यूरिक एसिड में अपन ने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको अपन कॉमन नाम इसका क्या, केरोस एसिड, कॉमन नाम से भी कभी बोल देता है। तो ये हो गए, हाँ। तो ये अपने पास थे
तो इनमें देख सकते हो, इन सारे में कंफ्यूजन भी हो सकता है, कहीं पे एक ऑक्सीजन सर है, रुकिए कहीं पे नोट 2 कर है, लीजिए। कभी 4 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 हैं, कहीं 7 है, कहीं 8 है। तो इस तरीके से एक साथ लिख के रखोगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तुमको कि 5 दिन में याद कर लेने हैं, बस इसको तुमको रेगुलर पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, तब ये याद होगा। ये तो मेरे को पता है कि एक बार में नहीं याद होता है। तो अगर मैं तुमको बोल दूं कि मैंने आज लिखा दिया और कल पूरा दिन मेरे को सुना दूं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें तुम एक दिन में थोड़ी ना याद कर लोगे। तो धीरे धीरे याद करना है, लेकिन याद जरूर करना है। ये चीज काफी हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुमको इतना बोल रहा हूँ। सर ये H2SO8 सर ये कैसे बना सर? ये कैसे बना, स्ट्रक्चर अपन बाद में देख लेंगे, कुछ नहीं हुआ नहीं है सर इसमें। स्ट्रक्चर की बात नहीं है सर, मतलब ये सर एकदम अलग एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन नहीं है ये, वैसे ही बनेगा। इसमें अगर तुम H2S2O7 में अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो ये बन जाएगा। तो जब अपन, तुमको ध्यान हो तो अपन देखा था कि पायरो एसिड में क्या होता है, SOS लिंकेज आता है। तो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन होगा जो इसके बीच में आ जाएगा, OS, इस तरीके से। बाकी सब कुछ सेम रहेगा इन दोनों के लिए। तो ये अपन स्ट्रक्चर में देख लेंगे। हाँ, मतलब नाम वाइज अपन ने किसी के साथ रिलेट नहीं किया इसको, तो डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने लास्ट में लिखवाया ये। क्योंकि पहले भी अपन डायरेक्टली लिखवाते, अभी भी डायरेक्टली लिखवाना है वो, तो ये हो गया। सर कैरो एसिडिक्शन दिखाइएगा। ओके हाँ, तो ये है अपने पास। ऐसे ही फॉस्फोरस के क्या है, 3-4 एसिड बार बार, मतलब जो जिसमें दो से ज्यादा सेंट्रल एटम रहेंगे। एक तो अपने पास H3PO4 है, तो अपने को पता है कि फॉस्फोरिक एसिड होता है। इसमें जो ज्यादा यूज होता है, एक तो होता है अपने पास H4P2O5, एक अपने पास ऐसे आ जाएगा H4P2O6, एक अपने पास H4P2O7। तो ये तो अपने पास है क्या, फॉस्फोरिक एसिड, मतलब सल्फर फॉस्फोरस के ज्यादा यूज होते रहते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग भी, इसलिए एक साथ लिख लिया अपन ने, फॉस्फोरिक एसिड। ये अपने पास हो जाएगा पायरो फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि फॉस्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से एक H2 निकालने पे ये बनता है। इसको अपन बोल रहे थे हाइपो फॉस्फोरस एसिड। और ये है अपने पास पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो ये है अपने पास, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं इसमें। वो देख लेता मैं, कुछ नाम आ रही तो। अच्छा, जीनोन के एसिड बताए थे क्या मैंने? अच्छा, इसका मॉड्यूल नहीं दिया ना अभी तुमको? नो सर। ये दे देंगे, आता हूँ कोचिंग से तो मिल दे देंगे, ठीक है। तो इसमें अपने पास जीनोन के भी एसिड है, पहले सर लिख थ्योरी पार्ट भी भेज दीजिएगा अगर है तो। हाँ हाँ, थ्योरी पार्ट में उसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया होगा उसने, तो ना सारे एसिड एक साथ नाम बना के दे रखा है, एक टेबल बना के उसने दे रखा है। यस सर, वो सारे यूजफुल होगा। ठीक है, दे देंगे। तो H2XCO4, H4XCO6, ये अपने पास है क्या, जेनिक एसिड, जीनोम से बना है। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड करने पे पर जेनिक एसिड नहीं आता है, इस टाइप से कुछ है H4XCO4, ये भी तुमको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, पर जेनिक एसिड। और बाकी बीच में कुछ कुछ आता रहेगा, मतलब मैंने लगभग सारे कवर तो कर ही लिए हैं, फिर भी कुछ अलग आ जाए तो उससे डरना नहीं है, वो अपने पास देख लेंगे उसको भी। तो ये अपने नेमिंग से रिलेटेड था।